जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 संभावनाओं प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन में संबंध चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 6 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 7वां होगा। अभी तक इस चैप्टर में टोटल मैंने 52 यानी कि 52 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहाँ से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 53 से स्टार्टिंग होगी। मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया कि जब दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो समष्टि प्रतिदर्श कितने होंगे, उसमें मैंने चर्चा की और बना के दिखाया भी था। एक बार पुनः मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और दो पासों को एक साथ जब हम फेंकेंगे तो किस किस टाइप के और प्रश्न बन सकते हैं, उन पे दोस्तों चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शुरुआत में ही आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 53 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दो पासों को एक साथ फेंकने पर दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग भाज्य संख्या फेंकने पर अंकों का योग भाज्य संख्या आने का समुच्चय लिखिए। भाज्य संख्या आने का समुच्चय लिखिए। अच्छा प्रश्न है और आसान है, ध्यान समझिएगा। आपसे भैया कह रहा है कि जब दो पासों को एक साथ फेंकें तो अंकों का जो योग है वह भाज्य संख्या आने का समुच्चय लिखिए। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहा है। कंपोजिट नंबर तो आप जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है? जानते कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, तो मैंने आपको सिखाया भी है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने अच्छे से बताया, सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे से समझाया। तो सबसे पहले हम बात करें कि दो पासों को जब हम एक साथ फेंकेंगे तो कुल कितनी घटनाएं संभव होंगी, यानी कि समष्टि प्रतिदर्श सैंपल स्पेस क्या होगा, कितने होंगे आप सभी मित्रों को पता है? चलिए कमेंट करके बताइए कि जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो समष्टि प्रतिदर्श कितने होंगे, मतलब कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। मैं एक बार आपको बना के दिखा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जब दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो मान लेते हैं कि पहले पासे पर एक आया तो दूसरे पर भी दोस्तों कितना आ सकता है? एक आ सकता है। फिर अगले पर दोस्तों यदि एक आया तो दूसरे पर दो, फिर एक तो फिर तीन, फिर दोस्तों अगले पर एक आया तो फिर चार, फिर एक तो पाँच और फिर एक तो छः। इस तरीके से दोस्तों हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये तो होगा। अब देखिए यदि इस पे दो आया तो उस पे एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच और दो छः। पहले पे दो आया तो दूसरे पे छः आ सकता है। फिर देखिए एक दो फिर तीन वाला, चलिए तो तीन आ पहले पे तीन तो फिर दूसरे पे एक, पहले पे तीन तो फिर दूसरे पे दो, पहले पर तीन तो दूसरे पर तीन, पहले पर तीन तो दूसरे पर चार आ सकता है, पहले पर तीन तो दूसरे पर पाँच आ सकता है, यदि पहले दूसरे पर छः आ सकता है। बस इसके अलावा कुछ आ सकता है? क्योंकि अंक होते हैं, 6 अंक तो होते हैं। फिर पहले पे चार तो दूसरे पर कितना आ सकता है? एक, फिर चार, फिर दो, फिर चार आएगा तो फिर दूसरे पर तीन आएगा, फिर चार आएगा पहले पर दूसरे पर भी चार आ सकता है। चार यानी कि पाँच और चार और छः, इसमें से कोई भी घटना जब एक साथ फेंकेंगे इसमें से कोई भी घटना बन सकती है। पाँच एक, फिर पाँच फिर तीन, समझ रहे हो इसका मतलब? पाँच चार। कल का लेक्चर यदि आपने नहीं देखा इसके पहले वाला तो उसको जरूर देखिएगा। पाँच पाँच और 5 और 6। फिर दोस्तों
6 पहले पे 6 तो दूसरे पे 5 और ये पहले पे 6 तो दूसरे पर 6। 36 कैसे? पहले लाइन 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 6 रो 6 कॉलम, तो 36 हो गया। यानी कि दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो समष्ट प्रदर्शन कितने होंगे? 36 होंगे। कुल कितनी घटनाएं घटित होंगी? 36 घटनाएं घटित होंगी। ठीक है। अब आपसे जो प्रश्न किया जाता है फेंकने पर अंकों का योग भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है? के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके क्या हो दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी दोस्तों ध्यान समझिए, जैसे संख्या 4 होती है, ठीक है, ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा। कटने का मतलब यदि हम उस संख्या से भाग करें तो जो शेष पर वो हमारा 0 आना चाहिए। फिर 2 से फिर 4 से, देखिए 2 से अधिक इसके गुणनखंड है कि नहीं? गुणनखंड को कहने का मतलब जो उसका गुणनखंड होता है यदि उससे भाग करोगे तो शेष पर हमारा 0 आएगा। अगला 4 के बाद 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से 1 से कटेगा और किससे? 5 से कटेगा। कटे होने का मतलब डिवाइड होगा। फिर उसके बाद 6, यानी कि 1 से कट सकता है और किससे कट सकता है? 2 से, फिर 3 से, फिर कितना? 6 से। यानी कि 4 हमारी भाज्य संख्या है, फिर 6 भाज्य संख्या, फिर 7 नहीं, फिर 8, क्योंकि दोस्तों 8 किससे कटेगा? देखिए 8 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, फिर किससे? 4 से होगा, फिर 8 से होगा। यानी कि 8 भी हमारी भाज्य संख्या है। 8 के बाद दोस्तों 9 भी हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों 9 जो है वह 1 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, फिर सीधे 9 से होगा। तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है। 9 के बाद दोस्तों 10 भी होगा, 10 के बाद फिर 11 होगा, नहीं फिर 12 होगा। तो 11 1 से कटेगा और क्या 11 से कटेगा, तो 11 हमारी अभाज्य संख्या नहीं कि भाज्य संख्या। ये हमारी कैसी होगी? भाज्य संख्या। फिर 10 है तो देखिए 10 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 3 4 से नहीं होगा, और फिर 10 से डिवाइड होगा। और 12 भी देखिए 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, फिर किससे? 6 से होगा, फिर 12 से होगा। तो ये दोस्तों क्या है? सब देखिए 4 6 सभी हमारी भाज्य संख्या है क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जो प्रश्न कह रहा है उसको बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि दो के साथ फेंकने पर अंकों का योग भाज्य संख्या है, यानी कि अंकों को जोड़िए तो भाज्य संख्या है का समुच्चय। लिख लीजिएगा, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग भाज्य संख्या आने का समुच्चय बराबर। लिखूं क्या मैं? चलिए लिख देता हूं, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग भाज्य संख्या आने का समुच्चय। अंकों का योग भाज्य संख्या आने का समुच्चय का योग भाज्य संख्या आने का समुच्चय बराबर। ध्यान समझिएगा क्या क्या हो सकता है। देखिए इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, अंकों का देखिए एक एक जोड़ोगे दो 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 भाज्य नहीं, 1 2 3 और 1 3 4, तो 4 हमारी भाज्य संख्या यानी कि 1 और 3 पहले रो से 1 3 मिला देंगे, फिर 1 4 5 हो जाएगा, 1 5 6 हो जाएगा, यानी कि ये भी दोस्तों दूसरा जोड़ा हमारा मिल गया 1 5। फिर उसके बाद क्या 1 6 तो होगा नहीं, यानी पहले रो में 2 मिलेंगे। उसके बाद लिखिएगा अगली रो में देखना चाहे तो 2 1 3 होता, 2 2 4 यानी कि 4 हो जाएगा, 2 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना चाहो तो इसी के आगे लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, आप चाहो तो ये इसी के आगे लिख सकते हो, 2 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 3 5 होता, 2 4 6 तो 2 4 हो गया। 6 भी ये देखिए मैंने लिख दिया पहले से, और 2 5 7 2 8 2 6 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 1 4 होता तो ये हो जाएगा 3 1, और 3 2 5 3 3 6 होता, ये हो जाएगा 3 और 3। उसके बाद दोस्तों 3 4 7 होता, 3 5 8 होता, 3 और 5 हो जाएगा हमारा। उसके बाद 3 और 6 9 होता, तो 3 और 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से समझिएगा 4 1 5 होता, 4 2 6 होता, तो 4 2 हो गया, यानी कि 4 3 7 4 4 8। 4 1 4 और कितना 5 9 होता है, और 4 और 6 10 होता है, ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद 5 1 6 ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 1 6 5 2 7 नहीं 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8।
होता कि नहीं, अंकों का जोड़ना है, 5 4 9, तो 5 और 4 9 हो गया, 5 5 10 हो गया, और 5 और 6 11 बेकार है, 6 7 नहीं, 6 2 8 हो सकता है, 6 2 8, क्योंकि 2 6 और 2 को जोड़ोगे 8 है, 8 हमारी भाज्य संख्या है, 6 3 9 होता है, तो 6 और 3 9 होता है कि नहीं, 9 भी हमारी भाज्य संख्या है, और क्या 6 4 10 ये भी हो जाएगा, 6 और 4 10, मैं इनको जोड़ोगे तो भाज्य संख्या आएगी कि नहीं आएगी, 6 4 10 होता, 10 से भी भाज्य संख्या है, फिर 6 5 11 नहीं, 6 6 12, 6 6 12, ये दोस्तों हमारा समुच्चय हो गया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों निकालते हैं, चलिए लिख लीजिए, नोट करिए। नोट करिए फटाफट, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा, कर लिया ना। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि यही इसी प्रश्न में कहता कि दो पासों को 53 के बाद 54 नंबर 54 कहता दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात है, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिए कैसे करेंगे दोस्तों। इसके पहले आपको प्रायिकता ज्ञात होने के लिए, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए देखिए आपको कुल घटनाएं बताऊं मैं, कुल घटनाएं आप दिमाग में बैठा लेंगे, एक पास से उठा लेंगे तो कुल घटनाएं समष्टि 6 होंगे, दो पासों को उठा लेंगे तो 36 होंगे, ये तो आपको पहले से पता। अब ये देख लीजिए कि अंकों का योग भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, देखिए ये बनेगा, ये इस प्रश्न में फिर से लिखिएगा, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग भाज्य संख्या आने का जो समुच्चय ये बनेगा। टोटल कितने इसमें बनेंगे देखिए, पहली लाइन में 3 3 6 3 9 और 9 3 12 3 15 15 4 19 2 21, यानी दोस्तों जो घटित घटनाएं, जो संभावित घटनाएं, कुल कितनी घटनाएं तो 36 हो गई, पर जो घटित घटनाएं कितनी 21 हो गई। इसको मैं रख दूं तो लिख लिया होगा ना, देखिए ध्यान से 21 आया, आपने आपको काउंट करके दिखाया, तो दोस्तों क्या लिखोगे यहां पर, इसको रख दूं तो क्या दिया है, दिया है, ध्यान समझिएगा, क्या घटित घटनाएं या घटित घटनाओं को ये दोस्तों क्या कहते हैं, अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स, तो अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं इसको कह सकते हैं एनई, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 21 21, अभी मैंने आपको काउंट करके दिखाया। तो उसके बाद दोस्तों समष्टि प्रतिदर्श, समष्टि प्रतिदर्श मतलब क्या, टोटल घटनाएं, कुल घटनाएं, कुल घटित घटनाएं, एनएस सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 36 36 को जानते हैं। प्रायिकता PE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी भैया प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, ये तो अब तो आपके जबान पे आ चुका होगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटे क्या, समष्टि प्रतिदर्श, यानी कि दूसरे सिंबल फॉर्म में इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, PE इक्वल टू NE अपॉन NS, NE कुल घटनाओं को कहते हैं, NS हो गए, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, PE इक्वल टू NE कितना आपका 21 और NS कितना आपका 36, कटेगा तो नहीं, कटेगा, कटना तो चाहिए, 7 से कट जाएगा ना, 7 से नहीं तो 3 से, देखिए 3 7 21 हो गया और 3 एकम 3 3 चक्कू 12 3 2 6, 3 7 21 हो गया, 3 एकम 3 2 6, यानी कि P यानी कि अतः प्रायिकता बराबर कितना होगा 7/12, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए यदि आपसे समुच्चय लिखने के लिए कहता है, ठीक है, तो मैंने इसके पहले आपको लिख के दिखाया प्रश्न संख्या 53 में, पर यदि आने की प्रायिकता कहता तो कुल घटनाएं, तभी आपको घटनाएं ढूंढनी पड़ेंगी, घटनाएं तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, या तो आप ध्यान रखिए कि यदि आप दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग भाज्य संख्या रहेगा तो 21 घटनाएं बनेंगी, इसमें बदलाव नहीं होगा, 21 ही बनेगी,
तो या तो ये आप ध्यान रखिए, या तो फिर आपको क्या इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। कर लेंगे, चलिए नोट करिए, फटाफट नोट करिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 54 के बाद 55 की ओर चलते हैं और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब हम कह रहे हैं 54 के बाद 55 कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग भाज्य की जगह, अब हम बात कर रहे हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या अभाज्य संख्या आने का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या आने का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिएगा, दो बातों को हम फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या आने का समुच्चय हमारा क्या होगा, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसको रखो, समझ गए कि नहीं? चलिए अब दो पासों को हम फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या, मैंने बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। क्या? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। केवल और केवल उसके दो गुणनखंड होंगे, ठीक है, तो वे संख्याएं हमारी कैसे कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो हम देखेंगे, ध्यान लिखिएगा, पूरी लाइन में लिखिएगा, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या आने का समुच्चय, आने का समुच्चय, मैं खाली समुच्चय लिख दिया, ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा क्या? दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या आने का समुच्चय क्या हो जाएगा? ध्यान समझिए, अभाज्य संख्या यानी कि दोस्तों जैसे हमारी क्या है, एक तो हमारी एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, उसके बाद दो हमारी अभाज्य संख्या है, तीन हमारी अभाज्य संख्या है क्योंकि एक और तीन से कटेगा, उसके बाद चार नहीं पांच हमारी, फिर सात है, ठीक है, फिर आठ नहीं, फिर नौ नहीं, फिर 10 नहीं, फिर 11 है, बस उसके बाद तो कोई बनेगा नहीं, बस इतना ही बनेगा, ठीक है, 11 के बाद 13, इस तरीके से। तो देखिए पहला क्या बनेगा हमारा, देखिए एक एक भाई अंकों का योग की बात करें तो अंकों को जोड़िए, पहले पास से एक आया तो दूसरे पास से भी एक आ सकता है, इनको जोड़ेंगे तो एक एक दो हो जाएगा, यानी कि दो हमारी कैसी संख्या है बताइए? अभाज्य संख्या। तो एक दो तीन, तो यानी कि सेकंड भी जोड़ा बन गया, फिर एक तीन चार होता नहीं हो सकता, इसमें से कोई अंक आना चाहिए, एक और चार पांच होता है, ये हो सकता है, और एक चार पांच, एक पांच छह और एक और छह, ये भी हो सकता है, ठीक। अगला देखिएगा सेकंड, दो एक तीन, तो दो एक तीन हो सकता है दोस्तों हमारा, दो दो चार होता, दो तीन पांच हो सकता है, ठीक है भाई, पांच हमारी अभाज्य संख्या है कि दो और चार छह नहीं हो सकता, दो पांच सात, तो ये हमारा हो सकता है दो और पांच, ठीक, और दो छह आठ होता नहीं हो सकता, उसके बाद तीन एक, तीन एक चार होता नहीं होगा, तीन एक चार होता नहीं होगा ना, तीन दो पांच, ये हो सकता है तीन और दो, उसके बाद देखिएगा तीन दो के बाद तीन तीन छह होता नहीं, तीन और चार सात, तो तीन और चार हो सकता है, उसके बाद तीन पांच आठ होता, तीन तीन छह नहीं, बेकार है, चार एक पांच, ये हो गया, चार एक पांच हो गया, चार दो छह हो गया, चार तीन सात हो गया, चार और तीन सात हो गया, उसके बाद चार चार आठ, चार और पांच नौ होता है, और चार छह 10, ये भी नहीं होगा, पांच एक छह नहीं होगा, पांच तो सात हो गया, पांच और दो को जोड़ेंगे तो सात होता है, ये हमारी सात हमारी अभाज्य संख्या है, पांच तीन आठ हमारी कैसी भाज्य संख्या है, पांच चार नौ भी हमारी भाज्य संख्या, पांच पांच 10 भी हमारी भाज्य संख्या, पांच और छह 11, ये हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए छह एक सात, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है, उसके बाद छह दो भाज्य संख्या, छह तीन 9 होता है, ये भी भाज्य संख्या, छह चार 10, ये भी भाज्य संख्या, छह पांच 11, ये हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, और छह छह 12 भी हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये हमारे इतने बने रहते हैं, बस हो गया समझ? अच्छा सब काला काला हो गया, ठीक है, ऐसा लिखा है ना, नीला समुच्चय लिखा। अब ध्यान समझिए, अच्छा देखिए मैं कुल कितने आए, कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 जोड़े बने थे। दोबारा गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 और 13 2 15 15 बने जाते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसे इस 36 घटनाओं में जो 36 घटनाएं घटित हुई हैं, हो सकती हैं, उनमें से 15 जोड़े ऐसे होंगे कि उनके जब अंकों को जोड़ेंगे
उनके अंकों को यदि हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा, अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, प्राइम नंबर्स प्राप्त होगा। तो दोस्तों यदि यही से कहता है प्रायिकता निकालने के लिए यही प्रश्न होता 55 का 56, ये होगा 55 नंबर, 56 नंबर दोस्तों यही प्रश्न आपसे कहता कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समुच्चय क्या, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो आप लिखोगे, जितना जितना किया तो करोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, अनुकूल घटनाएं कितना हो जाएगा, एन ई बराबर कितना, 15 हुआ था, अभी तो काउंट किया 15 हुआ, और समष्टि प्रतिदर्श एनएस कितना 36 हो गया, और प्रायिकता इक्वल टू प्रायिकता पीई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा प्रायिकता का फार्मूला, ये तो खूब आपने तैयार किया, प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, अनुकूल घटनाएं बटे समष्टि प्रतिदर्श, ठीक है, समष्टि प्रतिदर्श, यानी कि Pe इक्वल टू कितना हो जाएगा, अनुकूल घटनाएं Ne से लिखते हैं तो Ne अपान Ns, ठीक है, तो Pe इक्वल टू Ne कितना आपका 15 और Ns कितना 36, काट लीजिए तो किससे कटेगा, 3 से, 3 बचे 15, 3 कम 3, 3 दूनी से 12, आता प्रायिकता बराबर 5/, अतः प्रायिकता बराबर 5/12, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए नोट करिए, तो कर लेंगे ना, कर लेंगे, आसान है कि नहीं आसान, बस एक बार समझना है, बस ये चीज आपको याद रखना, ये मैंने पहले ही लिख दिया, इससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, पता चला हर प्रश्न में इसको मत लिखिएगा, ये अलग से आप रफ कॉपी बनाकर ध्यान रख सकते हैं, और नहीं भी बनाएंगे तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिए नोट करिए, नोट हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा है देखिएगा ध्यान से, कह रहा है दो पासों को 56 के बाद 57 नंबर, कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग जो है सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है, या सम संख्या आने का समुच्चय ज्ञात कीजिए, सम संख्या आने का समुच्चय करिए, का समुच्चय पहले, तो ध्यान समझिए कैसे करेंगे, उसके बाद प्रायिकता भी करा देंगे। थोड़ा करो, देखिए ये सब हटा दे रहा हूं, इसकी ये तो जरूरत पड़ेगी, बाकी ये सब हटा दे रहा हूं, चलिए इसको भी हटा देता हूं, ठीक, इसकी फिर जरूरत पड़ेगी अभी। तो देखिए लिखना, दो पासों के एक साथ फेंकने पर अंकों का योग सम संख्या आने का समुच्चय, ध्यान समझिए, अंकों का योग सम संख्या होना चाहिए, और सम संख्या क्या, जैसे जो दो के पार्ट से होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, इस बार 14 होगा, पर इसमें 12 तक गया था, 6 6 12 होता है, इससे ज्यादा आता ही नहीं, जोड़ेंगे, समझ रहे हैं, तो इसमें से कोई ना कोई अंक आना, जब उन दोनों अंकों को जोड़ो तो 1 1 2 होता है, ये पहला हो सकता है, फिर देखिए 1 2 3 नहीं, 1 3 4, 1 और 3 हो सकता है, अंकों का योग सम कह रहा ना, फिर 1 4 5 नहीं, ये हो सकता है 1 और 5, 1 5 6 होता है, और 1 और 6 7 बेकार है, 2 1 3 2 2 4, 2 2 4 होता है, 2 3 5 बेकार है, 2 4,
2 4 6 होता है और 2 5 7 बेकार है, 2 4 8 होता है, 2 6 2 4 हो गया, 2 6 हो गया। उसके बाद देखिएगा 2 6 के बाद और 3 1 4 होता है, ये भी हो जाएगा 3 1, ठीक है। 3 2 5 होता नहीं होगा, 3 3 6 होता, ये हो जाएगा और 3 और 4 7 होता है, समझ रहे हो? नहीं होगा 3 5 8, 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 आएगा और 3 6 9 नहीं होगा, फिर 4 1 5 नहीं, 4 2 6, 4 और 2 6 होता है अंकों का योग, फिर 4 3 7 नहीं होगा, 4 4 8, 4 4 8 हो जाएगा अंकों का योग, 4 और 5 9 होता है, नहीं होगा, और 4 और 6 10 होता, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हो गया, अब 5 1 6 ये भी हो जाएगा, 5 2 7 नहीं होगा, 5 3 8 हो जाएगा अंकों का योग, 5 3 8 होगा, 8 हमारी सम संख्या है, 5 4 9 ये हमारी विषम संख्या, 5 5 10 ये हमारी सम संख्या है, तो 5 और 5 हो गया। उसके बाद 5 6 11 बेकार नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। 6 3 9 नहीं होगा भाई, 6 3 9 हमारी क्या सम संख्या दो है तो विषम संख्या है, 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो गया। उसके बाद 6 5 11 और 6 6 हो जाएगा और 6 6, ये इतनी घटनाएं दोस्तों पॉसिबल है, ठीक है। तो दो पासों के एक साथ फेंकने पर अंकों का योग सम आने का समुच्चय ये होगा, ठीक है। चलिए 57 के बाद 58 देखिएगा, 58 में कह रहा है दो पासों के एक साथ फेंकने पर अंकों का योग सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, की प्रायिकता। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तो इसमें गिन लीजिए कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 जोड़े बने हैं, 18 बार संभावना, जो 18 बार दोस्तों के अंकों का योग सम संख्या है, जब पासों को फेंक सकते हो 18 बार संभावना है, इसमें सम संख्या है, कौन कौन सी दिख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18 है, तो 18 बटे 36 हो गए, तो p इक्वल टू ये फॉर्मूला लग जाएगा 18 और बटे 36, काट भी लीजिए, 18 एकम 18 18 दूना 36, यानी कि p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बटे 2, p मतलब क्या, चाहो तो प्रायिकता इक्वल टू प्रायिकता इक्वल टू 1 बटे 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। अगला 58 के बाद 59 नंबर 59 कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग सम की जगह कहना इस बार विषम विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इस प्रश्न को करिएगा। फिर अंतिम प्रश्न 60 दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय ज्ञात कीजिए, का समुच्चय समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दोस्तों आपको प्रश्न इतने करने हैं दो, तो मैंने जो प्रश्न दिए हैं होमवर्क में दिए हैं वो करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जो मैंने आज की क्लास ली आप सब मित्रों को कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत सिखाया था, आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024, जाइए उस पर क्लिक करिए, पूरा कंप्लीट सिलेबस के पहले जितना सिखाया सब कुछ सीख सकते हैं आप दोस्तों। ये जो चैप्टर 5 है प्रायिकता, ये पूरा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, यानी कि फुल्ली कंप्लीट होता है। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आसान से आसान कठिन से कठिन प्रश्न जिस टाइप के बन सकते हैं उस टाइप के लगभग मैंने हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने बड़ी ईमानदारी के साथ सीखा भी होगा, और साथ में सीखने के साथ आप अच्छे से देखे भी हैं, कमेंट भी किया है कुछ लोगों ने, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लाइक भी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, पर आप अच्छे से सीखते रहिए, समझ में आता है तो लाइक करिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। अब हमारी जो आपकी मुलाकात अगले चैप्टर में होगी, चैप्टर 6 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।